वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। और आपको बताते चलें, आसिफ अली जरदारी मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो गए और उन्हें 411 इलेक्टोरल वोट हासिल हुआ और उनके मद्दे मुकाबिल थे पश्तूनख्वा मिली आवामी पार्टी के सरबराह चेयरमैन महमूद खान अचकजई, जिनको 181 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। ये जी आइन की एक मरतबा फिर फतह और एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्मूथ आगे बढ़े और इस ट्रांजैक्शन को हम जमहूरियत की कामयाबी कह सकते हैं और आइन की बालादस्ती। और डेफिनेटली आसिफ अली जरदारी साहब को हिमायत हासिल थी हुक्मरान इत्तेहाद और तमाम सियासी जमातों की, और उन्होंने उसका अमली मुजाहरा किया। तमाम सूबाई असम्बलियाँ, सेनेट और कौमी असम्बली का इलेक्टोरल वोट हासिल किया है जी। कुल वोट आसिफ अली जरदारी साहब ने 411। यूं आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो गए। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद कैसर तनोली साहब, सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। खिज़र कलासरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लाहौर स्टूडियो से हमें रिजवान रजी साहब ने ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर साफ़ी हैं, बेबाक तज्जियों में अपना एक नाम रखते हैं। रिजवान रजी साहब, मैं कोई तमीद नहीं पाना चाहता, किस तरह देख रहे हैं आप इस 411 इलेक्टोरल वोट को और आसिफ अली जरदारी साहब की इस कामयाबी को? देखिए, जरदारी साहब जो हैं वो मुफाहमत के बादशाह हैं, लेकिन एक बात जो मुझे इसमें समझ नहीं आई और मेरी तवक्को के ख़िलाफ़ थी, वो बात है कि 400 के करीब हमने दोस्त अहबाब ने और जितने भी माहिरीन हैं उन्होंने कैलकुलेशन की हुई थी कि वोट मिलेंगे जनाब आसिफ अली जरदारी को, और 190 के करीब जो थी वो कैलकुलेशन थी महमूद खान अचकजई साहब को। जी सर। तो अब ये जो 10 का वोट पड़ा, ये मफामत का वोट पड़ गया है, 411 पे जरदारी साहब गए हैं और वो 190 से 180 पे आ गए हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये मफाहमत का वोट पड़ा है। और अब ये मफाहमत जो है ये दूसरी पार्टियों के लिए भी, इधर भी अगर अलायंस था तो उधर भी GDA भी थी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी भी थी और पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद भी थी, तो उधर भी अलायंस ही चल रहा था। इसलिए दोनों अलायंसेस में अगर इन वोटों का एक्सचेंज हुआ है तो एक तो ये बात जो है वो मद्देनजर रहनी चाहिए कि, और इससे आगे अगर हम बात करें तो देखिए जरदारी साहब जो हैं उनके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर उनके थे। इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर उनकी पार्टी से नहीं होंगे और यूं सबको साथ लेके चलना होगा और सबके साथ चलना होगा। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि उनके लिए भी बड़ी जिम्मेदारी है इस हवाले से। बहुत आपने अहम नुक्ता उठाया है रजी साहब ने, कैसर तनोली साहब, के जमहूरियत के लिए नेक शगुन के साथ साथ मफामत के जो बादशाह हैं उन्होंने जो वोट हासिल किए हैं वो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे भी ज़्यादा। क्या ये वाकई मफामत का वोट है या कहीं अंदरून खाना किसी नाराज़गी का इजहार है? बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का आपने जिक्र किया, मुकम्मल हो गया। और आसिफ अली जरदारी साहब की जो मफामत है, जो उनका किरदार है पॉलिटिक्स के अंदर पाकिस्तान की, वो किसी से ढका छुपा नहीं है, वो किंग मेकर हैं। तो आज जब वो खुद मैदान में थे तो हमें किसी किस्म का कोई इबाम, कोई शक नहीं था कि ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले से बहुत अच्छे से मैनेज की हुई थी। और चाहे वो चारों सूबाई असम्बलियाँ हों, सेनेट हो, उनको पता था कि ये मामलात ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। और आज आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो सदर मुंतखब होंगे, उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, उनका लोगों के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है। तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है सियासत के अंदर। बिलावल खुद गए पंजाब, मरीम नवाज साहिबा से वहां जाके वोट मांगा। आपने देखा कि उन्होंने कहा भी कि अगर आप ना भी आते तो हमारा जो वोट है वो आसिफ अली जरदारी साहब के लिए है, क्योंकि ये चीज़ें पहले से तय हो गई थी। और ये जहाँ पर इन्होंने अनाउंसमेंट आकर की, ये बात मैं अक्सर करता था और मैं ये भी बात मैंने इससे पहले भी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर की कि ये चीज़ें पहले से उन्होंने प्लान की हुई थी, तय की हुई थी कि हमने ऐसे आगे बढ़ना है। इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ये जो इस वक्त पोलिटिकल पार्टीज जो इक़्तिदार के अंदर मौजूद हैं या जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अल्लाह के वजारतें लेने के मूड में नहीं, या उन्होंने अनाउंस नहीं किया प्रॉपर इस तरह का कोई सिस्टम, लेकिन आज भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि फ़ौरन से प्राइम मिनिस्टर साहब जो है अपनी कैबिनेट बनाएं। और मैं खुद आसिफ अली जरदारी साहब से दरख्वास्त करूँगा, प्राइम मिनिस्टर साहब आप भी दरख्वास्त करें कि वो कैबिनेट का हिस्सा बने। तो ये चीज़ें ऐसे ही आगे बढ़नी हैं और वो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी जो है वो आपको गवर्नमेंट के अंदर भी नजर आएगी। तो आसिफ अली जरदारी साहब को जो ये कहा जा रहा है, कुछ माहिरीन समझते हैं कि शायद बजट के बाद ऐसा हो, या कुछ कहते हैं कि ईद के बाद या जिस तरह ही आपको अभी गवर्नमेंट अनाउंस, अभी जब आपकी कैबिनेट अनाउंस होगी तो पीपल्स पार्टी से पहला राब्ता जो है उसके लिए सलाह मशवरा हो गया आज भी और मामलात को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो
तो इंशाल्लाह जल्द आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी इसमें कुछ ज्यादा रुकावट नहीं डालेगी। जी कलासरा साहब, किस तरह देख रहे हैं आज आसिफ अली जरदारी साहब जो है मुल्क के 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं, बड़ा एक अहम आईनी ओहदा है, बड़ी पेंडेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, बड़े बिल हैं, आर्डीनेंस फैक्ट्री का जिसका कहा जा रहा था, कुछ नाकिदीन समझते हैं कि आर्डीनेंस फैक्ट्री से जान छूटी। मैं तो हथ बद के अक्सर साईं मेरी मुबारकबाद कबूल करो जी, और ये मेरे तरफों नहीं पूरी कौम के तरफों है। और मैं समझदा कि जरदारी साहब को एक भरपूर मैंडेट मिली और वो मुतफिका प्रेसिडेंट हैं। और मैं समझदा कि महमूद खान अचकजई साहब भी ही बड़े वड्डे कद काट वाले जी जी, और जरदारी साहब दा मुकाबले कीते उन्हां दा आवन। मैं समझदा कि इंदे नाल भी जिहड़ा साडा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो मजबूत होगा, उसको नई कुवत मिली है आज। और मैं महमूद खान अचकजई समेत जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है या हमायत याफ्ता जो अरकान है, उनका मैं समझता हूँ कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों की समझ आ गई है और वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बने हैं। पक्का, हाँ, हिस्सा बन गए हैं। और इस वक्त हमारे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है, जो 9 मई से डावाडोल हुई थी, बल्कि उलट के रह गई थी, सारी काया पलट गई थी, वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन संभालती जा रही है। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस इलेक्शन की शक्ल में मुकम्मल हुआ, गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई। आज हेड ऑफ स्टेट जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत हैं, बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत है। वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि उनका एक तो एक्सपीरियंस पॉलिटिकली बहुत बड़ा है, दूसरा ये है कि वो पहले इस मुल्क के प्रेसिडेंट हैं जो दूसरी बार आ रहे हैं। बहुत सारे आए हैं, मैं उनका जिक्र नहीं करना। 13 साल 7 महीने बुखारी साहब, 13 साल 7 महीने उन्होंने जेल में गुजारे, जेल में और वो 7 महीने एक तरफ हैं और 13 साल एक तरफ है। ये बड़ा अहम है क्योंकि 13 साल उन्होंने जिस मर्डर के मामले में। मैं आज देख रहा था कि भुट्टो साहब भी, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रहे और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रहे। तो मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, इन दोनों का जो रोल इस वक्त आ गया है वो लीडर्स का आ गया है। हाँ। अब ये हुक्मरानी वाले स्टेप से ऊपर चले गए हैं, जो हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला रहा है कि हमारा हर पार्टी चीफ जो है हुक्मरान बनने के उसमें था, लेकिन एक तवील मुद्दत और एक्सपीरियंस के बाद जैसे नवाज शरीफ साहब ने बजाय अपने आप को पुट करने की बजाय मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को किया और वहाँ पीछे हटे, और वहाँ पे बिल्कुल मुल्क की तारीख में और पंजाब की तारीख में एक पहली दफा जो ऑनर है पूरी कौम के लिए, पूरे मुल्क के लिए और इंटरनेशनली इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। ये जो आपने बात की ये बड़ी अहम है। मैं रजी साहब आपकी तरफ आऊंगा कि बड़ी पेंडेंसी है, हमें पता है कि अमेंडमेंट्स होनी हैं, रिफॉर्म्स होनी हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स होनी हैं। 9 मई का एक अफसोसनाक वाकया मौजूद है जहां पे सजा और जजा का तयन करना अभी बाकी है और ये डेफिनेटली लेजिस्लेटर्स नहीं करना है। तो क्या ये आईनी ओहदा प्रॉपर शेल्टर फराहम करेगा? और क्या आपको लगता है कि 2 बड़ी कदावर और पॉलिटिकल शख्सियात जिसमें आसिफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, ये उन मराहिल से खुश असलूबी से गुजरेंगे और कन्फ्रंट्रेशन से बचा सकेंगे मुल्क को? डेफिनेटली उसकी वजह यह है कि इन शख्सियात ने जो है वो कौम को जोड़ने की बात की है, जिनका आपने नाम लिया है, और तमाम लोगों को अपने साथ लेके चलने की बात की है। इसके ऊपर उनके ऊपर मुकमुका का और बारियां लेने की सियासत का भी इल्ज़ाम लगा है। इनकी किरदार कुशी भी बहुत ज़्यादा हुई है, इनके ऊपर इल्ज़ामात भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, इन्होंने बर्दाश्त की है वो। इनकी औलाद के बारे में भी बहुत ज़्यादा, इनकी फैमिली के मेंबर्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा, मतलब इनकी अगर जरदारी साहब की हमशीरा को ईद की रात हॉस्पिटल से जेल मुंतकिल किया गया तो नवाज शरीफ साहब की साहबजादी को उनकी आंखों के सामने गिरफ्तार किया गया और उनकी जो बेगम जो थी वो बिस्तर मर्ग पे थी और उसकी वीडियोस बनाने की कोशिश की गई। इन्होंने ये सारा कुछ भुगता हुआ है और जब आदमी की कोई मुसीबत भुगतता है तो उसमें मजीद कुशादा जरफी आती है। लेकिन सर सब नहीं सीखते ना सर, दोनों फादरली फिगर हैं, सियासी बलूगत इन्हें जरूरत है, डिलीवर करना है, कौम ने इनको इज्जत दी है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए आपने अभी एक बात कही है, इस दफा बड़े रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं
यानी एक वजीर आजम जो कभी बाहर निकाला जाता था वो इलेक्शन के बाद दोबारा वजीर आजम नहीं बनता था। हमने देखा शहबाज शरीफ साहब बने। एक सदर जो था वो सदारत भुगता के जाता था और वो फिर सदारत में ऐवान सदर में उसकी वापसी मुमकिन नहीं होती थी। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कम बैक किया है। इसके बाद अभी हमारा डेमोक्रेसी का या ट्रांजिशन का प्रोसेस जो है पीरियड वो पूरा नहीं हुआ। ये दूसरा मरहला था। अब तीसरा मरहला जो है वो सेनेट के इलेक्शन है और चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है जो आइंदा महीने इसी दिन हम देखेंगे, क्योंकि सेनेट की 1 महीने की एक्सटेंशन मिल गई है। तो वो जब हमारे तमाम असम्बलियां मुकम्मल हो जाएंगी और कौमी असम्बली भी और काम शुरू कर देगी, हुकूमत फंक्शनल हो जाएगी, तो वो मरहला आएगा और वो ट्रांजिशन का पीरियड तब मुकम्मल होगा। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। सेनेट के अंदर भी पार्टियां जो हैं वो खींचातानी भी करेंगी एक दूसरे के साथ, और वो भी मेरा मतलब है कि जो कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। और बलूचिस्तान तवज्जो का मरकज रहेगा। मैं तो इस मौके के ऊपर ये भी आपकी खिदमत में अर्ज करना चाह रहा हूं, बिल्कुल रहेगा कि आज अपोजिशन का भी रवैया जो था मैं समझता हूं बहुत जिम्मेदाराना था। उन्होंने इस प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेके इसे लेजिटिमेसी अता की है। अगर वो इसका बाइकआउट करते तो इस इलेक्शन के अंदर उनकी लेजिटिमेसी को दखल ना होता, लेकिन उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है। अगर दुनिया भर के अंदर इस प्रोसेस को आप प्रेजेंट करेंगे किसी भी फोरम के ऊपर तो इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अपोजिशन ने भी उतने ही खुशू व खुजू के साथ हिस्सा लिया है जिसके साथ हुकूमती इत्तेहाद ने लिया है। तो मेरा ख्याल है कि हम जमहूरियत की सड़क के ऊपर एक कदम और आगे बढ़ गए। अच्छा, मौसम बदल रहा है रजी साहब पंजाब के हवाले से, क्योंकि आप इस वक्त जो है वो जिंदा दिलाने लाहौर और उस शहर में मौजूद हैं, तो टेम्परेचर का भी थोड़ा सा बताइएगा, सियासी दर्जा हरारत का ऐवान के अंदर और ऐवान के बाहर। क्योंकि ऐवान के अंदर तो आपने कहा कि ये बड़ा खुशाइंद है और इसकी एक कंटिन्यूएशन होनी चाहिए, लेकिन ऐवानों के बाहर भी क्या दर्जा हरारत में बेहतरी आने के इम्कानात हैं इस आईनी मार्के के बाद? देखिए, मैं ये समझता हूं कि एक मौका मिला है उन लोगों को कि जिनको पंजाब के अंदर PMLN का चेहरा पसंद नहीं आता, तो उन्हें एक मौका मिला है, उन्हें एक सेकंड विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली है कि अगर वो इस चेहरे के साथ कोई बातचीत नहीं करना चाह रहे तो जरदारी साहब ने एक नई विंडो खोल दी है। और अभी अगर गवर्नर मुस्तकबिल के अंदर उनकी पार्टी का आता है तो वो एक तीसरी विंडो हो जाएगी। उस इस्लामाबाद वाली विंडो का फ्रेंचाइज लाहौर में खुल जाएगा। तो अगर किसी को इससे कोई मसला है तो वो उनसे बात कर ले, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि जमहूरियत जो है वो नामुमकिनात में से रास्ते निकालने का अमल है। जमहूरियत जो है वो नामुमकिनात के हल ढूंढने का अमल है। आप बाइकआउट करके, नाराज होके और ये कह के कि हम किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आप जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं रह सकते। बिल्कुल, यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। और उस डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए जिनको मरियम नवाज शरीफ का चेहरा अच्छा नहीं लगता उनके लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल गई है। मैं इसे पॉजिटिव समझता हूं। अच्छा, 3 मिसाक जो हैं सर वो इस वक्त मैदान में हैं। 3 चार्टर हम कह सकते हैं, यानी एक मईशत का है, एक जमहूरियत का है और अब मफामत जिस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और फ्लोर ऑफ द हाउस पर हमें ये सुनाई दिया और कहा गया कि एक मिसाक मफामत का दौर जो है उसकी ज़रूरत है। तो आपको इस प्रेसिडेंसी से और ऐवान सदर से और फिर दीगर ऐवानों से आपको क्या मिसाक मफामत का अमल आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, जितनी फीलिंग है, जितना कि इसको प्लीड कर रहे हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, फिर बिलावल साहब ने कहा, मेरा ख्याल शायद बिलावल साहब ने पहले कहा, मिसाक मफामत का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया बलूचिस्तान के अंदर शायद, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मेडन स्पीच के अंदर इस्तेमाल किया जब वो इलेक्ट हुए और उन्हें फ्लोर मिला कौमी असम्बली के अंदर, और आज फिर इसकी गूंज हमने सुनी है। तो अगर इस वक्त हुक्मरान अलायंस की 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इसकी बात कर रही हैं तो मुफाहमत होनी चाहिए जी। अगर आप देखिए तो इसके ऊपर तो तकरीबन इत्तेफाक हो चुका है ना मिसाक मईशत के ऊपर
कि हमारी जो है वो इकॉनमी का डायरेक्शन क्या होगी, इस पे तो इत्तेफाक है ना। असल में इख्तलाफ तो तरीक़ाकार के ऊपर है, वो भी हम इत्तेफाक पैदा कर लेंगे आइंदा कुछ दिनों के अंदर, क्योंकि इस हवाले से बहुत ज़्यादा कानून साजी करनी है हमें, बहुत सारे नए रास्ते ढूंढने हैं, और ख़ास तौर पे जो ऐसी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो 500 से 600 अरब रुपया सालाना खा जाते हैं कौमी खजाने का, अगर यही 500 से 600 अरब हेल्थ के ऊपर खर्च होता है, एजुकेशन के ऊपर खर्च होता है, और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर खर्च होता है, तो हम लोगों की जिंदगियों के अंदर आसानियां देख सकते हैं। तो इसलिए उनसे भी जान छुड़ानी है। कुछ लोगों का ख्याल है कि उसकी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप उसका इलाज है, कुछ का ख्याल है कि उसकी टोटल निजकारी कर देनी चाहिए। ये हुक्मरान जमात के अंदर एक बुनियादी इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन वो किसी ना किसी हल के ऊपर, लेकिन सर वो IMF की कंडीशनैलिटीज हैं, और अगला जो प्रोग्राम होगा वो उस पर ज्यादा इन्हिसार करेंगे। जी, आज हम जिस दिन आपसे मुखातब हैं, मैं डॉक्टर सजाद बुखारी साहब के प्रोग्राम में बैठा हुआ हूं, वो हमारे ये जो पिछला पैकेज जो था उसका आखिरी दिन है। आज वो पैकेज खत्म हो गया है, ठीक है। तो या तो हमें पिछला जो सस्पेंड हुआ पैकेज है उसको बहाल करवाना है, या IMF से नया पैकेज लेने जाना है। ठीक है, इसलिए आज ये भी तारीखी दिन है ना सर। ठीक है, हाँ, ये बड़ी आम बात। अच्छा तनोली साहब, बड़ी एक अच्छी बात की है कि मफामत जो है वो सराहियत कर सकती है, और मफामत के बगैर कोई रास्ता नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा मैटर करता है। आसिफ अली जरदारी साहब को दोबारा ये मौका मिला क्योंकि उन्होंने 58(2)B से लेकर इख्तियारात को पार्लियामान तक मुंतकिल करना और जमहूरी तसलसल में बड़ा कंट्रीब्यूट उन्होंने किया है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड में दो और चीज़ें अवामिल बड़ा अहम है जिसको ज़ेर बहस लाना है कि माजी में कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि कन्फ्रंट्रेशन से कोई बेनिफिशरी निकल कर सामने आए। कन्फ्रंट्रेशन मुश्किलात ही पैदा करती है, आपको दीवार से लग जाते हैं, आप बाज़-औक़ात बंद गली की तरफ आप चले जाते हैं। तो क्या सियासी बसीरत आने वाले दिनों में इस एक ग्रोह की आपको नजर आ रही है कि वो मफामत की जानिब बढ़ेगी? देखें, आज आसिफ अली जरदारी साहब से जब वो पार्लियामेंट में जा रहे थे, 18 अमेंडमेंट के हवाले से उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हमने ये काम किया, और जो मौजूदा पार्लियामेंट है ये बहुत सारे ऐसे काम जो है आइंदा आप उसमें होते हुए देखेंगे, हम उसका हिस्सा होंगे। तो मामला ये है कि मामलात बातचीत से ही आगे बढ़ सकते हैं, कोई और रास्ता नहीं है। आप सोटी उठा लें और आप कहेंगे बस मैंने ये करना है और ये नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, तो इससे मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। इस वक्त जो इस मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें आसिफ अली जरदारी है जो मौजूदा इस वक्त टीम पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, इन जमातों की जो इस वक्त दादी हैं, ये सब कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये संजीदा हैं, ये सीरियस हैं। लेकिन अब इन्होंने ये देखना है कि इनके सामने जो लोग हैं जिनसे इन्होंने बातचीत करनी है वो कितना संजीदा है। उसमें अब एक चीज़ तो हमें कम से कम पॉजिटिव नज़र आई, वो ये है कि ये जो प्रोसेस हमने देखा, चाहे वो इंतखाबात का था, जब उनसे उनका सिंबल ले लिया गया तो वो शायद बहुत से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो बाइकआउट कर देंगे, ऐसा नहीं हुआ, वो इंतखाबात में आए। हाँ। फिर अभी रिकग्निशन, सही बात की रजी साहब ने कि रिकग्निशन है खुद ये। अब ये थोड़ी सी हमें पॉजिटिव थोड़ी सी चीजें नजर आ रही हैं कि आपको इस चीज का इदराक हो गया है कि आपने सिस्टम में रह के सिस्टम को तब्दील कर सकते हैं, सिस्टम से बाहर निकल के या सिस्टम को चैलेंज करके आप बेहतरी नहीं ला सकते। तो ऐसी चीजें अगर पॉजिटिवली सामने आना शुरू हो जाएंगी और इसमें हमें कुछ ऐसे लोग, तनोली साहब आपने क्रिकेट में देखा होगा कि बाज़ औक़ात जो है वो प्लेयर जो है फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश करता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसे वाकयात होते हैं, नहीं सर, वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है बल्ला विकेट से टच हो जाते हैं तो वो आउट हो जाता है। आपको नहीं लगता कि यहां पर भी इसी तरह की सूरत हाल है कि एक तरफ आप पार्लियामान को नहीं मान रहे, मैंडेट को नहीं मान रहे, दूसरी जानिब जो है आप उसकी रिकग्निशन के लिए जो है फ्रंट फुट पर हैं और आप इसका हिस्सा भी बने हुए हैं। थिंग इज वेरी क्लियर कि इस वक्त जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो लोग हैं जो आज़ाद अरकान शामिल हुए हैं इनके साथ, उनमें से 90% लोगों को इस बात का इदराक है कि अगर हम लोगों ने शोर शराबा किया या हमने कोई शिद्दत इख्तियार करने की कोशिश की या रोडों के ऊपर हमने दोबारा से आने की कोशिश की तो उसमें फ़ायदा कोई नहीं होगा। हमने 9 मई करके देख लिया, हमने इससे पहले बहुत सारे मामलात किए, हमने लॉन्ग मार्च होते हुए देखे, हमने प्रोटेस्ट होते हुए देखे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के अंदर, विफाक के अंदर, उससे हासिल कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पार्टी को नुकसान पहुंचा, पार्टी के कायदीन को नुकसान पहुंचा। तो अब उनको इस चीज़ का कम से कम पता ज़रूर चल गया है कि रियासत के साथ आप सियासत नहीं कर सकते, रियासत को आपने मामलात 2-3 दिन में बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं मफामत के हवाले से, कुछ जेस्चर हमें थोड़ा सा नजर आए, मुहर्रिकात क्या है? एतबार से जो इस वक्त चेयरमैन है बैरिस्टर गौर साहब PTI के, वो मुनासिब आदमी है, उनसे बातचीत हो सकती है, वो बातचीत करने को तैयार भी हैं। और इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब का सदर बनना
मैं समझता हूँ कि एक नेक शगुन है उनके लिए, खास तौर पर उनके लिए नेक शगुन है कि शायद उनकी कुछ बातें जो है वो सुनी जा सकें। लेकिन अगर कोई ये कहता है ना कि शायद कोई रिलैक्सेशन मिल जाएगी मुकदमात के अंदर, या कोई ऐसा हो जाएगा कि कोई आम माफी हो जाएगी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वरना प्रेसिडेंट सेट हो सकता है। गलत, जितना कसूर किया है उसको उसका इतनी सजा मिलने वाली है और उसको इतनी सजा मिलेगी। अब डिपेंड ये करता है कि कितने मुकदमात हैं, किसके ऊपर कैसे मुकदमात हैं, वो कोर्ट के अंदर कैसे प्रोसीड होते हैं, ये सारी चीज़ें होने के बाद फैसला होना है, सजाएं होनी है। ये नहीं हो सकता कि आप आम माफी, कल मैं सेनेटर मुशाहिद साहब को सुन रहा था, मुशाहिद हुसैन साहब को, तो वो कह रहे थे जी कि आम माफी का, सियासी कैदियों की आम माफी का ऐलान कर दीजिए। भाई सियासी कैदियों में और पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस होने में बहुत फ़र्क है। हाँ। अपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला करने में बहुत फ़र्क है। अच्छा, ये मिसाल कायम नहीं होनी चाहिए क्लासा साहब, जैसे तनोली साहब ने कहा कि इस तरह की कोई मिसाल ये प्रेसिडेंट सेट नहीं करना चाहिए कि कल कोई भी 50 आदमी आकर जो है आईनी इदारों पर और उन सिंबल्स पर और उन सब पर आकर हमला कर देगा और बाद में कहेगा नहीं ये तो सियासी कैदी थे जनाब। अच्छा बुखारी साहब, मैं आपके 2 मिनट लूँगा। जी जी। एक तो मेरा पिछला पॉइंट भी रहता है और दूसरा मैं नहीं समझता कि सारी खामोशी होनी चाहिए। मैं इस हक में नहीं हूँ कि पार्लियामेंट में जो पॉलिटिकल प्रोसेस है या पॉलिटिकल का हिस्सा हैं, चाहे वो अपोजिशन से हैं, चाहे हुकूमत से हैं, चाहे जिस भी पार्टी से हैं, जहाँ उनका राइट बनता है, जहाँ वो समझते हैं अपनी राय देना, कॉन्स्टिट्यूशनल उनका जो राइट है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। आप या मैं समझता हूँ, मैं अपनी राय का इज़हार करूँ, मैं उस शोर शराबे का कह रहा हूँ कि आप ऐवान को ना चलने दें, उसके तो मैं समझता हूँ मैं खिलाफ हूँ और सारी कौम खिलाफ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो बेंचेस जो है ना हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं कि जी कुछ नहीं है, उनकी राय है, वो अपनी राय दें, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और बहुत सारे प्रोसेस के अंदर रह कर दें। ठीक, अच्छा ऐवान के अंदर रह के, ऐवान के बाहर भी उनका राइट है। इस चीज को बुखारी साहब मैं मेरी दुनिया में होता है ना, मेरी यार सुने, पॉलिटिकल प्रोसेस में आपको जो राइट्स हैं, अगर आप इसे डेमोक्रेटिक प्रोसेस कहते हैं, फिर आप अपोजिशन का राइट आपको मानना पड़ेगा। आज मैं गंडापुर साहब को सुना, मैंने उनकी बातचीत जो मैंने टीवी चैनल्स पे देखी वो मुस्बत थी। उन्होंने कहा कि जी हम प्राइम मिनिस्टर के साथ भी चलेंगे, बातचीत भी करेंगे, वगैरह वगैरह करें। आज भी जो कुछ ऐवान में हुआ हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ। रहा 9 मई वाला वाक़या, 9 मई वाला वाक़े पे तो पूरी कौम का इत्तफाक होना भी चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप रियासत पे ही चढ़ दौड़ेंगे तो फिर ऑप्शन नहीं बचता, फिर तो अनारकी है, एक ऐसा निज़ाम आपके पास आ जाएगा कि हर बंदा जो है वो धावे बोलना शुरू कर देगा। और रियासती इदारों ने जो कुछ किया है मैं उसे इंडोर्स करता हूँ। उसकी वजह यह है कि बलवे शुरू हो जाते, हमारा सिस्टम पूरा सारा। ये फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर वो पॉलिटिकल प्रोसेस में कोई भी एजिटेशन करते हैं, वो कहते हैं जी हम बाहर जाके एहतजाज करते हैं, हम इतवार को हमने फलां कॉल दे दी, देते रहे, देनी चाहिए तरीके से। अब मेरा एक दूसरा पॉइंट है जो रह गया था, क्योंकि आप रजी साहब के पास चले गए थे, लाहौर चले गए थे, वो ये था इस वक्त हमारे पास 2 लीडर्स आ गए हैं जिनका बड़ा लंबा तवील जो है एक्सपीरियंस भी है, जेल का भी है, सिस्टम का भी है, प्रेसिडेंसी का भी है, प्रीमियरशिप का भी है, पार्टी चीफ का भी है। उनका नाम है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2 बड़े फैसले किए, खुद को पीछे किया, कहा जी मैं पार्टी को ऑर्गेनाइज करूंगा। दूसरा उन्होंने, मैंने जैसे पहले अर्ज किया, पहली दफ़ा पंजाब को एक वोमेन चीफ मिनिस्टर मिली है और उनकी नवाज शरीफ साहब ने अपने पिछले टेन्योर में प्रॉपरली उन्हें साथ लेके चले, प्रॉपरली उन्हें पॉलिटिकल इस स्टेज पे ले आए, स्टेज पे ले आए कि आप वो परफॉर्म करेंगी। लेकिन यहाँ पे मरियम नवाज शरीफ साहबा पे भारी जिम्मेदारी आयद होती है। ये पग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 45 साल की अपनी सियासी कमाई उन्हें दी है, बिल्कुल उन्हें परफॉर्म करना होगा। और ये मुल्क की तारीख में पहले फार्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि 3 दफा भारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेटों को नहीं दी। बुखारी साहब एक सर वक्त खत्म हो गया ना, वक्त आप कंक्लूड करें। सादी गाल है ये, तो वक्त खत्म दी गए। बहरहाल मुख्तसर सर अर्ज इतनी है कि अब जो है परफॉर्मेंस की बुनियाद पे होगा और जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को ना सिर्फ खुद अपनी अंदर से चीजों को मजबूत करना होगा, डायलॉग को भी ओपन करना होगा और हर जमात से करना होगा। बिल्कुल, कुछ रह तो नहीं गया, एक सेकंड और भी 2-4 सेकंड मैं चाहता हूं रिजवान रजी साहब आप जरा लाहौर में बैठे हैं। वैसे खिजर साहब ने थोड़ी सी ये ज्यादती करी, लाहौर का बोला, लेकिन हम तो ये कहते हैं जो ज्यादा दूर है उसका हक ज्यादा है। कंक्लूजन आपके पास है सर, कंक्लूड करें आज इस मार्के का। और इस गुफ्तगू में सबसे अहम नुकता यह था कि 2 बड़ी कदावर शख्सियत पाकिस्तान के मुस्तकबिल का
हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का, इस रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने जा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। मेरी तो कलासरा साहब से और तनोली साहब से हाथ जोड़ के एक गुजारिश है और वो ये है कि ये एक फिक्रा, ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं शोर के साथ शराबा का। हाँ। तो वो खुदारा शोर गोगा कर लें वरना ध्यान किसी और तरफ चला जाता है। दूसरी बात जो मैंने कहनी थी कि 2/3 अक्सरियत इस वक्त हुकूमती पार्टी को हासिल है, बिल्कुल, और हुकूमती इत्तेहाद को, और कोई भी कानून साजी के अंदर रुकावट नहीं हो सकती। इसलिए अपोजिशन की मजबूरी भी होगी कि वो इनके साथ मिलके चले। हमें बहुत बड़े बड़े काम और तरामीम करनी है इस वक्त, बिल्कुल, कानून के अंदर भी, प्रोसीजर्स के अंदर भी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग इसमें से पास थ्रू करेंगे। मुआशी तौर पे अगले 2.5 से 3 साल बहुत नाजुक है। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अहम आपने बात की रिजवान रजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। खिजर कलासरा साहब बहुत शुक्रिया। कैसर तनोली साहब, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन एक बात यहाँ पे, क्योंकि हम कंक्लूड भी करना चाह रहे हैं, बल्कि मुझे प्रोड्यूसर साहब की मेहरबानी, उन्होंने मुझे थोड़ा और भी वक्त दे दिया कि आपके पास कुछ वक्त मजीद भी है, लेकिन मैं अब आप क्योंकि सर मैं देखिए अब जो टाइम मिला प्रोड्यूसर साहब ने, उन्होंने कहा जी दे दो खिजर कलासरा साहब को टाइम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैंने अर्ज कर रहा था कि हमें 2 लीडर्स मिल गए हैं। ये ऐवान सदर में जरदारी साहब का बैठना बहुत बड़ी चेंज है। वो पहली दफ़ा नहीं दूसरी दफ़ा जा रहे हैं, पार्टी चीफ रह के जा रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ उन्होंने काम किया मिनिस्टर के तौर पे, और उनका कोर्ट था। मैं समझता हूँ कि ये कानून साजी ना बहुत हो गई। अब लोगों को इन्वॉल्व करें, जमातों से बालातर होके करें। अब एक ऐसा मैसेज दें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, कोई क़यामत न टूटी, डायलॉग करें, बात करें और लोगों को इन्वॉल्व करें। ये जो तासुर है। अच्छा, मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत ज्वाइन करे, वजारतें ले, जिम्मेदारी कबूल करे, तमाशा ना देखे। बात हुई अभी अगर पीपल्स पार्टी, जैसे तनोली साहब ने फरमाया, पीपल्स पार्टी अगर ये कहती है कि जी हम घाटे के जिम्मेदार नहीं हैं, फिर फायदे का भी नहीं होना चाहिए। फिर बाहसियत अगर वो समझते हैं कि हम साथ नहीं मिल सकते, कि जी IMF है, फलां है, महंगाई है, ये है, वो है, लोग हमें, फिर ये बसात एहतराम ये सारे प्रोसेस को ये जो बात थी आप इसमें तो एक पहलू जो था इन पे बात कर दी क्लासर साहब ने कि जी एक तो पॉलिटिकल लॉस है, एक तो सियासी कॉम्प्रोमाइज है, डेफिनेटली जिम्मेदारी है इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद पर, तो हर चीज़ की जिम्मेदारी हो ना। ये बुखारी साहब बड़ा क्लियर है इसमें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी जमात नहीं है कि मुश्किल हाथ में भाग जाए। वो उसने इससे पहले माजी में भी हमने देखा कि बड़े सख्त हालात को फेस किया, और अब भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कहा ना कि ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, वो इस काबीना में मेरा ख्याल है कि शामिल हो जाएंगे, और उसके सिर्फ और सिर्फ जो मकासद हैं वो इस वक्त अवाम, इस मुल्क की 95% जो है ना, उनके मामलात को देखना है। जमूर के साथ अगर जमूर मुश्किल में है तो चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती हैं। तो इस वक्त 95% लोगों का अगर सोचेंगे तो फिर सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा और जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। और ये भी बातें हो रही कि CC में दोबारा जाया जाएगा पीपल्स पार्टी जो है वो। अच्छा, एक और चीज भी है, पीपल्स पार्टी के पास 2 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, राजा परवेज अशरफ साहब, सैयद यूसुफ गिलानी साहब बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ शायद खान अब्बासी साहब है। छोटे मोटे इश्यूज चलते हैं, उन्हें एक पेज पे आना चाहिए। ये एक मुकम्मल एक टीम के साथ मैदान में उतरे। ये शहबाज शरीफ साहब को लैगेज दे के साइड पे ना हूं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, उन्हें मुल्क के मसाइल का भी इदराक है, वो परफॉर्म भी कर चुके हैं। और फिर जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, अगर जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मूव करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब को एंगेज करेंगे, दीगर पार्टियों को करेंगे, तो उसके हमें रिजल्ट्स आएंगे। अच्छा, जो घर का बड़ा होता है, जो पार्टी का जो सरबराह होता है, उसको बाज़ औक़ात अपने बच्चों, अपनी फैमिली और अपने मफादात के लिए, इज्तिमाई मफादात के लिए जो है वो सबको यकजा करना होता है, और कड़वा घूंट भी पीना होता है, और अपनी अना को फना भी करना होता है। ऐसा कोई जेस्चर होगा? देखें, मैं अपोजिशन की तरफ बात कर रहा हूं। अपोजिशन की जहां तक आप बात करें, मैंने उससे पहले 9 मई के वाकयात का जिक्र कर लिया, मुकदमात का जिक्र कर लिया, उससे पहले और भी कई मुकदमात हैं। अगर आप यहाँ पर अपोजिशन जो फंसती है आके ना, वो सिर्फ और सिर्फ फंसती है बानी PTI के ऊपर, तो उनको मैं नहीं समझता कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई रिलीफ मिल सकता है, नहीं मिल सकता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कैसर तनोली साहब, रिजवान रजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, खिजर कलासरा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ना गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी रहेगा, और इस बड़े मार्के आसिफ अली जरदारी का 14वां सदर मुंतखब होना और इस मुल्क के लिए, और ये आज जमहूरियत की फतह का दिन है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।